वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ मशरिक वस्ती को लेके और फ़लस्तीन और इसराइल को लेके हमने जो बातें की थी उसके अंदर जो है हमने काफ़ी हद तक के सिनेरियो को बता दिया था कि क्या सूरत हाल इस वक्त है और क्या मुस्लिम उम्मा की इस वक्त कंडीशन चल रही है। हम बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर कि यकीनन मुसलमान हुक्मरान भी इस वक्त उन चीज़ों को अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए और मैनेज करते हुए चल रहे हैं। एक तो कोविड का सिनेरियो आ गया और दूसरी जानिब जो है वो हमारे मुस्लिम ममालिक काफ़ी मुस्लिम ममालिक जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। बहरहाल हम सिर्फ ये बात उस वक्त कर रहे थे कि जो 30 साल के अंदर हम जो अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को और कश्मीर को याद करते थे, 30 साल के बाद भी हमने वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दिया। मगर इस 30 साल के प्रोसेस के दरमियान हमने क्या डेवलपमेंट की अपने पास, कितनी हद तक के मुसलमान स्ट्रांग हुए इस 30 साल के अंदर, कि किस लेवल पे मुसलमानों ने डेवलपमेंट की, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने क्या जो एक वक्त में आज से 700-800 साल पहले मुसलमान का गोल्डन पीरियड कहा जाता था, जिसके अंदर ख्वारिज़मी, अल बैरूनी, इब्न बतूता जैसे नाम सर फहरिस्त थे, तो ये जो आज की डेवलपमेंट और साइंटिफिकली रिव्यूज़ के ऊपर हम बहुत आगे हुआ करते थे। मगर इन 30 सालों के अंदर जब ये मामला थोड़ा सा थमा, हमने क्या किया इसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपनी नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम ममालिक को भी नज़रसानी करनी चाहिए कि इसराइल की ऐसी जो एक 85 लाख की आबादी का एक शहर, एक मुल्क, वो किस तरीके से हम पे हावी हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसको डिनाई करने से काम नहीं चलता कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते एक रियासत, मगर अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा स्टांस तो रखें कि किसी बेसिस के ऊपर आपके पास पावर हो कि आप अपने हक का दिफा कर सकें। यानी एक्सेप्ट आप नहीं करते तो क्या इसराइल को क्या फर्क पड़ता है, मगर आप अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो आपको एक हार्श और स्टांस होना चाहिए जिसकी वजह से उनको पता चले कि हाँ आप भी एक अहमियत रखते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान एक खित्ते के अंदर एक अहमियत रखता है और पाकिस्तान डेवलपमेंट फेज के अंदर भी काफ़ी चीज़ों को आगे लेके चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर कंक्रीट व्यूज़ आएंगे। बहरहाल इसके साथ साथ लेते हैं कि जिस तरीके से हम इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं पर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बदलती हुई सूरत हाल, बिलखुसूस फ़लस्तीन और ये मशरिक़ वस्ती के अंदर जो सूरत हाल बदलती हुई है और जिसने तमाम मुस्लिम ममालिकों की आंखें खोल दी हैं कि अब क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आज से 8 महीने पहले जबकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ये कह रही थी कि जो है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, फिर ये जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं बहरीन समेत, इनको कोशिश ये की जा रही थी कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें और ग्रेटर इसराइल की तरफ आगे अपने पेशकदमी करें। ये चीज़ जुलाई 2020 के अंदर नाफिज होनी थी कि ग्रेटर इसराइल का क़याम जो है वो आना था वजूद में, मगर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन की बेसिस पे फिर अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी होने वाले थे, कोविड का जोर बहुत तेज़ था, इसलिए से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसराइल के जो इस वक्त प्रीस्ट थे, जो उनके बड़े थे, तो उनके दरमियान जो है एक तशवीश पैदा हुई और जिसके बारे बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई थी। बिल आखिर जो कोशिशें हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, वो ऐसा लग रहा था कि बड़े एक खुशगवार माहौल में हो रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। मगर अचानक से सूरत हाल जो चेंज हुई है, इसका जो असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल कहता है कि हमास जो है यानी जो गाजा स्ट्रिप है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे अगर स्टांस आते हैं और ये जंग थोड़ी सी तवील होती है और आगे जाके ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं, तो वैसे ही ईरान जो है वो ब्लैक लिस्ट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। एक तो FATF ने भी उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, दूसरी जानिब वो यूरेनियम इनरिचमेंट की वजह से भी ब्लैक लिस्ट है। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल हैं, ये भी एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि अगर ईरान की तरफ कोई स्टांस लिया जाता है तो ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। तो ये जो एक पूरा का पूरा सूरत हाल है, इसको पाकिस्तान बहुत ही क्लोज व्यू के साथ देखना चाहिए पाकिस्तान को, और यहाँ पे इस चीज़ को ठंडा करने के लिए एक अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो भी फ़लस्तीन के साथ हो रहा है उस पर भी अपने स्टांस आगे रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमने आंख बंद कर ली तो ऐसा ना हो कि कल को ये जो है वो हमला कहीं इसी तरफ ना डाइवर्ट हो जाए ईरान की तरफ और फिर उसकी वजह से खत्ते के अंदर और कशीदगी पैदा हो जाए। तो तमाम मुस्लिम ममालिकों को इसके ऊपर जो है वो बड़े गौर व फिक्र के साथ सोचना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोविड के बाद काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हुई थी, मगर अब ये जो कोविड के बाद जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, या ये फ़लस्तीन के जो सूरत हाल है इसके अंदर हो रही है कि एक जानिब तो पूरी दुनिया के अंदर कोविड के पेश नज़र फ़्लाइट मुअत्तल है, यानी हमारा जो है
ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو رابطے ہوا کرتے تھے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، وہ اب اس لیول پہ نہیں ہو رہے. یعنی کافی ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے ہم کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان میں تو ویسے ہی فلائٹ کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں تھی دوسرے ممالکوں کے مقابلے میں، تو پاکستان تو ویسے ہی تقریباً کٹ آف ہوا ہے انٹرنیشنل لیولز کے ساتھ. تو امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کافی حد تک کہ اس وقت انٹرنل پالیٹکس تو جو چل رہی ہے، جس کے اندر اگر ہم بات کریں تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے بری کر دیا، اس کے بعد ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی. پھر وہ ایئرپورٹ پہ گئے اور ایئرپورٹ کے اوپر ای سی ایل پہ نام ECL میں سے نام نہ نکلنے کی وجہ سے FIA نے ان کو واپس کر دیا، جس کے بارے میں پھر آن لوڈ آف لوڈ کی باتیں ہوئیں مریم صاحبہ کی جانب سے. پھر یہ بڑی ایک کشیدہ صورتحال تھی، مگر لگ یہ رہا ہے کہ وہ شہباز شریف جو ہے وہ کافی حد تک کے اپنے آپ کو کلیئر کروا چکے ہیں. یہ جو آنے والے 8-10 دن ہیں یہ پاکستان کی ملکی معیشت کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، اور عالمی معیشت کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر پریشر آ سکتا ہے اس کو آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، بلکہ اس کو بڑے غور سے اس کے اوپر ویژن رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایک انٹرنل پالیٹکس تو ایک ہے جس کے اندر ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال کے درمیان ابھی تک کے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو چکی ہے جو الزامات لگائے گئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے. چاہے وہ شہباز شریف کی کیس کی بات کریں، چاہے وہ اومنی گروپ کی بات کریں، چاہے ہم یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں، تمام تر کیسز اب دھیرے دھیرے گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی کافی حد تک ان کو ریلیف مل گیا ہے، وہیں پہ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے میں ہیں. شہباز شریف صاحب بھی جو ہے ان کے کیس کے اندر ان کو ریلیف مل گیا ہے. اومنی گروپ کے اوپر دیکھا جائے تو اومنی گروپ کے اندر جس شخص کا نام انوالو ہے وہ اس وقت ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یا عمران خان صاحب جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے اویئر ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. اور پھر ملک کے اندر مہنگائی کا بڑھتا ہوا رجحان، جہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس وقت مرغی کہہ لیں یا جتنی بھی اس وقت اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کس ہائی لیول کے اوپر اضافہ ہوا ہے. بالآخر اگر ہم دیکھیں تو سبزی منڈی پہ جا کے ہول سیلز پہ دیکھیں تو وہاں کے اور مارکیٹ ریٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پرائز میکینزم پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اس وقت. یعنی گورنمنٹ بہت بری طریقے سے فیل ہو چکی ہے پرائز کو میکینزم کو مینٹین کرنے کے لیے. چلیں یہ تو اشیاء خورد و نوش کی باتیں ہیں، مگر جہاں پہ شوگر مافیا کی بات کی جائے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اپنے دوست کے ساتھ تھوڑا سا ایک ناراضگی مول لینی پڑی، یعنی ہم یقیناً ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو ایک مول جو ہے ناراضگی مول لینی پڑی. اس کے بعد جو ہے کہا یہ گیا کہ شوگر مافیا کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا اور ریٹس کو نیچے لایا جائے. مگر کہاں، کیا واپس واقعی میں چینی جو ہے وہ 80 یا 90 روپے کے اوپر آ گئی؟ پورا رمضان گزر گیا، پوری چیزیں ہو گئیں، ایک بابرکت مہینہ جس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیزوں کے ریٹس کم ہوں گے. مہنگائی کی شرح اگر دیکھا جائے تو آن ایوریج اگر دیکھیں تو 9-10% کے قریب رہی، مگر اگر انڈیویجول بیسس کے اوپر جو کہ اکانومک انڈیکیٹر میں چیزیں آتی نہیں ہیں، یعنی معیشت جو ہے وہ ایک تو اوپر سے نمبرز لے کے دیکھ لیتی ہے جو ریٹیل اور ہول سیل کے نمبرز ہوتے ہیں، مگر ہم ریئل ٹائم پہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ریئل ٹائم کے اندر اگر دیکھیں تو چیزوں کی قیمتوں کے اندر تقریباً 15-20% سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے جو کریکٹر وائز پولیٹیکل کریکٹر وائز بہت ہی زیادہ صاف اور شفاف شخصیات ہیں، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جہاں پہ بات آتی ہے گورننس کی، جہاں بات آتی ہے پالیسی مرتب دینے کی، جہاں بات آتی ہے کہ اصولوں کے اوپر، وہاں پہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی بھی نہیں دکھ رہی. یعنی ریاست مدینہ کی بات کریں تو انصاف کی فراہمی سے لے کے یہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں توازن برقرار رکھنا، پھر ساتھ ہی ساتھ جو الزام لگائے گئے ہیں دوسری اپوزیشن پارٹی کے اوپر جس کی بیسس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نامزد ہوئے تھے، ان میں سے ابھی تک کسی کے اوپر کوئی فیصلہ نہ آنا. اس سے بڑی بات یہ کہ یہ کہا گیا تھا کہ IMF کا کشکول توڑ دیا جائے گا، مگر وہ IMF سے مزید اس وقت پاکستان مراعاتیں لیتا چلا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو پاکستان جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو تقریباً $96 بلین کی پاکستان کے پاس فورن ڈیپس سے.
यानी 96 बिलियन यूएस डॉलर के डेप्ट पाकिस्तान के पास थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे। जिस तरीके से इक़्तिदार में आए थे, ये लग ये रहा था कि आने वाले वक्तों के अंदर ये 100 बिलियन तक के जाएंगे, उसके बाद वापस ये 80 बिलियन के करीब आ जाएंगे। मगर अब जो सूरत हाल है वो तकरीबन, अगर ऑन एंड ऑफ देखें, इसकी प्रॉपर कंक्रीट तो नहीं है, मगर जो लास्ट हमारे पास आ रहे हैं अपडेट्स, उसमें तकरीबन 115 अरब यूएस डॉलर के करीब पाकिस्तान मकरूज हुआ है। 115 यानी ऑलमोस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर का इजाफा किया गया है इसके अंदर गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर। ये एक वो पैरामीटर था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल तनकीद करते थे कि जो है बाहर से पैसा लिया जाता है और ये मईशत को चलाया जाता है। मगर अब ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, ये तमाम तर सूरत हाल जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इकोनॉमिक मैंडेट्स के ऊपर बात की थी, वो तमाम तर मैंडेट जो है वो लग ये रहा है कि उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको डिलीवर करना चाहिए था। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि इतने अरसे के बाद भी अगर कोई चीज़ प्रूव ना हो रही हो, आवाम इस वक्त चाह रही है कि उसको आम सहूलियात ज़िंदगी फराहम की जाएँ, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी एक मुस्तनद रेट के ऊपर मिले। बात यहाँ पे ये आ रही है कि यूएस डॉलर जो है वो अपनी कदर खो रहा है और पाकिस्तानी रुपए मुस्तहकम हो रहा है, 170 से या 169 से जो है गिर के तकरीबन 152-53 पे आ गया। तो इसमें गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है? गवर्नमेंट ने कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन तो नहीं की यहाँ पे अभी कोई इतनी बहुत बड़ी। ये तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली रेमिटेंसेस का हजम है, जो कि तकरीबन गुज़िश्ता साल 17 बिलियन यूएस डॉलर था इसी पीरियड के अंदर, और इस दफा तकरीबन 21.5 बिलियन यूएस डॉलर करीब हो गया है। ये हमारे मुल्क के अंदर जब डॉलर आ रहा है, हम कोविड की वजह से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी दुनिया से, तो वो डॉलर जब पड़ा हुआ है तो यकीनन वो अपनी कदर खोएगा। उसकी डिमांड और सप्लाई का गैप जब क्रिएट होगा तो वो अपनी कदर खोएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए हर उस चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर ना लेके जाए, जिस चीज़ का क्रेडिट गवर्नमेंट को लेना चाहिए उसके ऊपर सीरियसली सोचें। हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या हो रही है? अगर ये बारिश की पेशन गोई की जा रही है तो सिंध में क्या इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार की जा रही है? वैसे तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक के न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर देखा जाएगा। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो कोर इशूज़ है उसके ऊपर आ जाएं। अब ये चोरी चकारी और इन तमाम चीज़ों को जो है वो कोर्ट के फैसले पर रहने दें, अपने एक अच्छे वकील को रख के उन चीज़ों को डिफेंड करते रहें। अब आर्ग्यूमेंट का टाइम खत्म हो गया, अब डिलीवरी का टाइम है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो हालत इस वक्त चेंज हो रही है, पाकिस्तान इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता और पाकिस्तान को इंटरनली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। अगर हम इन्हीं तमाम तर चीज़ों के अंदर रहेंगे, करप्शन के ऊपर जो काम किया जा रहा था बहुत अच्छा स्टांस था, एफबीआर पे जो काम किया जा रहा था बहुत अच्छा स्टांस था, मगर अवाम डिलीवरी या रिजल्ट्स मांगते हैं। अवाम सिर्फ हैरेसमेंट नहीं मांगते कि हमारे को सिर्फ पकड़ा जाए, बड़े से बड़े लोग इसके अंदर जो है वो निकल जाते हैं। तो बहरहाल खुदा के वास्ते इस चीज़ों को सोचें। ये जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आने वाले कुछ माह के अंदर, वरना जो है वो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी एक तशवीश कुन हो सकती है। मगर ये कि पाकिस्तान उस वक्त तक के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे कि जब तक कि पाकिस्तान के अंदर ही तमाम तर चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, इंटरनल बेसिस के ऊपर रिफ्ट होता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऐसा ये लगता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो एक वज़ीर आज़म को काम अगर करने नहीं दिया जा रहा या वज़ीर मुमलिकत को काम करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर क्या इसके पीछे अवामिल है वो भी ज़रा बता दें कि कौन आपको काम नहीं करने दे रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट अवाम तक के नहीं आने चाहिए। अवाम डिलीवरी मांगती है, अवाम ने आपको जिस पोजीशन में बैठाया है, अवाम डिलीवरी मांगती है कि आप डिलीवर और रिजल्ट प्रोड्यूस करें, वरना फिर अवाम जो है वो फिर उसी तरीके से जब आपकी गवर्नमेंट खत्म होगी, उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छा डिलीवर करेंगे तो अगले 5 साल फिर आपको दे देगी गवर्नमेंट अवाम। मगर बात यह है कि अवाम जब मवाजना करेगी तो जो आपकी जो इस वक्त एप्रिसिएशन लेवल था या मकबूलियत का लेवल था जो आज से 2013 के अंदर था, वो शायद ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों के अंदर नीचे की तरफ आ जाए। तो हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, हम अपने तमाम हुक्मरानों के साथ खड़े हुए इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी व्यूज़ के ज़रिए कोई आगाही दें, और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए यहाँ पे हमारी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए हमारी नज़र में, उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर हमें देखना होगा। तो पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करना होगा। तो इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन आलमी मईशत के साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए भी अच्छे खुशगवार साबित हों, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये अनकरीब ख़त्म हो जाए और इसे कम से कम नुकसान हो। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो इस वक्त इबहम क्रिएट हो रहा है, खुशखबरी की न्यूज़ लेके आएंगे, खुशखबरी की खबरें लेके आएंगे, और ये तमाम तर जो सिचुएशन
ہے یہ ایک خوشگوار ماحول میں تبدیل ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔